नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस आज मंगलवार को भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के यूपी में गोंडा स्थित आवास पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में 12 लोगों के बयान दर्ज करने के लिए पुलिस सिंह के घर पर पहुंची थी। अभी ये पता नहीं चला है कि पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह से उनके आवास पर भी पूछताछ की है या नहीं, लेकिन शाम तक भाजपा सांसद से पुलिस पूछताछ कर सकती है। मीडिया रिपोर्टों में दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने मौके पर जाकर बयान देने वाले लोगों के नाम, पता और पहचान पत्र जुटाए हैं। सबूत के लिए डेटा एकत्र किया है। कुछ दस्तावेजों को कब्जे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने WFI प्रमुख के कई समर्थकों से पूछताछ की है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR में आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। इससे पहले महिला पहलवान ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने 2 बयान दर्ज कराए थे। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 7 महिला पहलवानों में अकेली नाबालिग ने अपने आरोपों को वापस ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक 17 वर्षीय महिला पहलवान ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने एक नया बयान दर्ज किया है। अदालत में दिए गए बयान को साक्ष्य माना जाता है। अब ये कोर्ट फैसला करेगा कि आरोपों को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, और ट्रायल से तय होगा कि किस बयान को सेक्शन 164 के तहत तरजीह दी जाए। मालूम हो कि दिल्ली पुलिस में दर्ज FIR में नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर कई बार यौन अत्याचार का आरोप लगाया था। हालांकि अब मजिस्ट्रेट के सामने नया बयान दर्ज करने की बात सामने आ रही है। वहीं इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता रोबेका जॉन ने कहा है, मैं हैरान नहीं हूँ। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी में देरी शिकायतकर्ता को दबाव में डालती है। इस तरह के संघर्ष लंबे और दर्दनाक होते हैं। जब महिलाएं ऐसे मामलों में सामने आती हैं तो वे अपना जीवन और करियर दांव पर लगा देती हैं। बता दें, कहा जा रहा है कि इससे ब्रजभूषण को पॉक्सो में बड़ी राहत मिल सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्या ये दबाव में किया गया है। महिला पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत ने कहा है कि 9 तारीख को जंतर मंतर कूच करने का कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत चल रही है, गृह मंत्री से ये लोग मिले हैं। इनके कहने पर हम 9 जून को जंतर मंतर वाला प्रदर्शन स्थगित कर रहे हैं। जो आगे पहलवान तारीख देंगे, हम उसमें उनका साथ देंगे। सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी के मामले में दायर पुलिस चार्जशीट महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने सट्टेबाज को मदद का भरोसा दिया था। उन्होंने उससे कहा था कि वो देवेंद्र जी से कहकर उसकी मदद करा देंगी। सट्टेबाज और उसकी बेटी के खिलाफ जब FIR दर्ज हो गई तो उसके 2 दिन बाद अमृता फडणवीस ने यह पेशकश सट्टेबाज से की थी। मुंबई की एक विशेष अदालत में हाल ही में दायर चार्जशीट में अमृता फडणवीस और जयसिंघानी परिवार के बीच कई कथित टेलीफोन चैट अटैच हैं। 493 पन्नों की चार्जशीट में अनिल जयसिंघानी, उनकी बेटी अनीक्षा और उनके चचेरे भाई निर्मल को घूस मांगने और अमृता फडणवीस से पैसे ऐंठने की कोशिश के मामले में आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट से जुड़ी इस रिपोर्ट को डेक्कन हेराल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी अभी जेल में हैं, लेकिन उसकी बेटी अनीक्षा और चचेरे भाई निर्मल की जमानत हो चुकी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सार्वजनिक भाषण देने के दौरान गहलोत जिंदाबाद के नारे गूंजे। लगातार हो रही नारेबाजी के कारण केशव प्रसाद मौर्य ने अपना भाषण बीच में छोड़ दिया। केशव प्रसाद मौर्य रविवार को जयपुर में आयोजित माली महासंगम में अपना भाषण शुरू कर रहे थे कि वैसे ही समुदाय के कई सदस्यों ने गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए और कार्यक्रम में हंगामा किया। बता दें, गहलोत भी माली समाज से ही आते हैं, इसके कारण गहलोत जिंदाबाद के नारे लगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों की तादाद में माली, सैनी, कुशबा, शाक्य, मौर्य, मौर्या, सुमन, वनमाली और भोली माली समाज के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। लगातार गहलोत के समर्थन में हो रही नारेबाजी से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी असहज महसूस करने लगे और वे कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चले गए। हालांकि आयोजकों ने शांति बनाए रखने का अनुरोध किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यूपी कांग्रेस ने केशव प्रसाद मौर्य के एक कार्यक्रम में लगे गहलोत जिंदाबाद के नारों को लेकर तंज कसा है। यूपी कांग्रेस ने कहा है कि अपने यूपी के डिप्टी CM साहब राजस्थान गए थे, लोगों ने लपेट लिया। भाषण के बीच में ही लगे अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे। अरे मिस्टर
स्टूल मंत्री जी, आपका लोड आपके अपने प्रदेश में आपकी पार्टी में लोग नहीं लेते हैं, फिर भी कहां चले जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों के तबादले पर लाए गए अध्यादेश को लेकर विपक्षी दलों से लगातार मुलाकात की है। इसी कड़ी में अब वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। सपा सूत्रों का कहना है कि बैठक का समय अभी तय नहीं हुआ है। केजरीवाल के साथ आप सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह में होंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कई दलों से मुलाकात की है। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा मौजूद रहे हैं। ओडिशा में हुए रेल हादसे में 275 लोगों की जान चली गई है और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे के बाद केंद्र को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। हादसे की सीबीआई से जांच की सिफारिश पर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं अब बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। शुभेंदु ने रेल हादसे को टीएमसी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा, यह घटना टीएमसी की साजिश है। ये कल से इतना क्यों घबरा रहे हैं जबकि ये घटना दूसरे राज्य की है। सीबीआई जांच से क्यों डरते हैं। इन लोगों ने पुलिस की मदद से दोनों रेलवे अधिकारियों के फोन टैप किए। इन लोगों को रेलवे के 2 अधिकारियों की बातचीत का पता कैसे चला, बातचीत कैसे लीक हो गई। सीबीआई जांच में ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो मैं अदालत जाऊंगा। बता दें, कांग्रेस भी सीबीआई जांच पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि रेल दुर्घटना में सीबीआई जांच से क्या मतलब है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद एक क्रोनोलॉजी समझाई है और साथ ही सीबीआई जांच को हेडलाइन मैनेजमेंट बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अभी बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी है। उससे पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। ये कुछ और नहीं बल्कि हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि सरकार डेडलाइन पूरा करने में पूरी तरह से विफल है। उन्होंने कहा कि अब इस क्रोनोलॉजी को ध्यान कीजिए। सबसे पहला 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर के पास पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। दूसरा 23 जनवरी 2017 तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस दुर्घटना की एनआईए जांच कराने की मांग की। तीसरा 24 फरवरी 2017 प्रधानमंत्री ने कहा कि कानपुर रेल दुर्घटना एक साजिश है। 21 अक्टूबर 2018 अखबारों में रिपोर्ट आई कि एनआईए इस मामले में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। 6 जून 2023 कानपुर ट्रेन हादसे पर एनआईए की अंतिम रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है, कोई जवाबदेही नहीं है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिकी व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भारत को एक जीवंत लोकतंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि कोई भी दिल्ली जाकर इसे अपने आप देख सकता है। किर्बी प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्यकाल में भारतीय लोकतंत्र पर उठते सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन कभी भी उन चिंताओं को व्यक्त करने से नहीं कतराता। हम अपने दोस्तों के साथ अपनी चिंताओं को जाहिर करते हुए शर्माते नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती को लेकर चर्चा आगे भी होती रहेगी और पीएम मोदी के आगामी अमेरिकी यात्रा के दौरान भी ये हमारी बातचीत का हिस्सा होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।